अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया साजिद है और मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उन्हीं में से आज हम करेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर को हम स्टटरिंग भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि ये होता क्या है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, फ्लो ऑफ स्पीच और टाइम ऑफ स्पीच। इन दोनों में डिस्टर्बेंस होती है। टाइम ऑफ स्पीच में कैसे कि उसको टाइम लगेगा, एक दो वर्ड जो उसमें से डिफ़िकल्ट होंगे या फिर आ करके या साइलेंट मोड पे जाके वो जो है पॉजेज ले लेके बात करेगा, जिसमें उसको टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़ आती है फ्लो ऑफ स्पीच में कि एक नॉर्मली एक बच्चा बात कर रहा है कि एक पूरा सेंटेंस कम्प्लीटली बोल रहा है, उसमें क्या होगा, जिसको स्टटरिंग होगी जिस चाइल्ड को, उसमें वो पॉजेज में या दो दो वर्ड्स बोल के बोलेगा, जिसकी वजह से उसकी फ्लो ऑफ स्पीच में भी डिस्टर्बेंस होगी। और मेन चीज़ क्या है कि ये इनअप्रोप्रिएट होता है एज के साथ। 5 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर वो क्वेश्चंस की तरफ आता है, व्हाट, व्हाई, हु, इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाता है। मींस उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। अगर उसमें फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में आपके बच्चे के अंदर फ्लो ऑफ स्पीच में या टाइम ऑफ स्पीच में वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जहाँ पर वो अटक रहा है, तो आपको चाहिए कि वहीं पर आपको अलर्ट हो जाना है। अब हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आते हैं कि जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस चाइल्ड को जो है चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर है या नहीं है। इसमें क्या चीज़ मेन चीज़ है कि फ्रिक्वेंटली जो मार्कली जो है हम इस चीज़ को, इसमें से कोई ना कोई 3 या 4 सिम्टम्स होंगे या एक भी सिम्टम होगा जिसके थ्रू हम डायग्नोस कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले आता है रेपिटेशन ऑफ स्पीच के एक वर्ड को या पूरे वर्ड्स को जो है वो रिपीट कर कर के बोलेगा। उसके अलावा उसकी स्पीच में एक प्रोलोंगेशन होगी कि उसको उस वर्ड को बोलते वक्त टाइम लगेगा। उसके अलावा क्या होगा, ब्रोकन वर्ड्स होंगे, मीन्स पोजेस के थ्रू वो वर्ड बोलेगा। और उसके अलावा क्या होगा, ऑडिबल या फिर साइलेंट ब्लॉकिंग होगी उसमें कि लाइक वो जब अगर बोल रहा है आ टा इस तरह की वर्ड्स होंगे। या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि वो खामोश होकर अगला जो लफ्ज़ है वो बोले, तो मीन्स के ऑडिबल या फिर साइलेंट ब्लॉकिंग होगी। उसके अलावा क्या होता है कि जब वो कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें फ़िज़िकल टेंशन आएगी, जिसमें हेड जर्किंग, बार बार सर को हिलाएगा या फिर अपनी फिस्ट को ऐसे ऐसे करेगा, जिसके थ्रू वो फिज़िकल टेंशन इससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसको डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी बात करते वक्त। उसके अलावा जो है सी वर्ड और वोवल जो वर्ड होते हैं इसको प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं उसमें वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ आएगी कि लाइक वो जो वर्ड डिफ़िकल्ट होगा या उससे रिलेटेड होगा उसको सब्स्टिट्यूट करके न्यू वर्ड्स को लेके आएगा या ओमिट कर देगा उस वर्ड को, ताकि वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो ना बोल के उसको एम्बेरसमेंट फीलिंग ना हो। इसके अलावा क्या होगा, ये जो डिस्टर्बेंस है ये कॉज करती है, एनजाइटी कॉज करती है। और उसके अलावा जो है उस चाइल्ड में जो है लिमिटेशन हो जाती है स्पीच की, लाइक वो चाइल्ड जो है अपने एकेडमिक में, अपने ऑक्यूपेशनल में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। लाइक वो लिमिटेड अपने जो स्पीच का टाइम है या फिर वो दूसरों से बात करना है वो लिमिटेड कर देगा। और उसके अलावा जो इसका ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है, मतलब 5 ईयर्स तक के बच्चों में या 6 ईयर्स के बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है। उसके बाद आता है कि लास्ट चीज़ कि ये जो है किसी मेडिकल इशू की वजह से नहीं है, लाइक उसके अंदर कोई टंग इशू या फिर टंग ट्विस्टिंग की वजह से ऐसा कोई इशू नहीं होगा। इसमें मेडिकल कोई कंडीशन ऐसी नहीं होगी जिसके, अगर मेडिकल कंडीशन होगी इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्लुएंसी डिसऑर्डर नहीं है। तो मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर पूरा फुलफिल होगा। अब हम कॉजेज़ की तरफ आते हैं। कॉजेज़ मोस्टली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का कॉजेज़ होता है वो जेनेटिक होता है कि फैमिली में रन कर रहा होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है या किसी रिलेटिव्स में होगा जिससे बच्चों की तरफ आएगा। अब इसकी वजह से क्या है, एम्बैरेसमेंट भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि वो बच्चों से बात करना या वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में आ जाएंगी। तो इसको अगर आप अर्ली एज में ही डायग्नोस कर लेते हैं तो आप लोगों को उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। अब ट्रीटमेंट में क्या आएगा, पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स जो है वो अलर्ट रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ आ रही है, बार बार आ रही है, फ्रिक्वेंटली ये ऐसा बिहेव कर रहा है, या 1 वीक हो गया, 2 वीक्स हो गए, तो आपको चाहिए कि उसी वक्त अगर वो इस तरह के वर्ड्स बोल रहा है तो आप उसको क्लियरली बोलें। ये नहीं कि वो जैसे वर्ड बोल रहा है आप भी वैसे बोलो, या फिर दूसरों को उसका मजाक उड़ाने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जैसा वो वर्ड बोल रहा है, अगर वो गलत वर्ड बोल रहा है तो आपने उसको सही वर्ड बोल के उसको दोबारा सिखाना है, या फिर ऐसी कोई वीडियोस लगानी है जिसमें वोकेबलरी हो, जिसके थ्रू क्या होगा कि वो वर्ड जितनी बार रिपीट करेगा उससे क्या होगा, उसकी लैंग्वेज जो स्टटरिंग है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा मेन चीज़ जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट है। अगर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, उससे कंसल्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जो है अर्ली एज में ही जब वो डायग्नोसिस हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो जैसे जो उससे वो ग्रो अप करेगा तो उसकी जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। इसको आप फ्लुएंसी डिसऑर्डर को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए एक केस हिस्ट्री भी लाई हूँ। स्टार्ट करते हैं केस हिस्ट्री। ये जाना के बारे में है, जो एक स्टटरिंग चाइल्ड है और उसकी मदर ने ये एक आर्टिकल लिखा है उसके बारे में। जाना जो है वो जाना का 4th बर्थडे है कल, और उसके 3rd बर्थडे वाले दिन उसकी मदर ने और उसके फादर ने रियलाइज़ किया कि उसने स्टार्ट किया है स्टटरिंग करना। और ये चीज़ फैमिली में रन कर रही है, क्योंकि उसके फादर भी जो हिस्ट्री ऑफ स्टटरिंग थी, क्योंकि जो उसके फादर थे डिक जो हैं वो भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि वो भी स्टटरिंग कर रहे थे। और जिसकी वजह से क्या है कि अब उसको खुद भी मतलब उनके जो जाने के फादर हैं उनके अंदर गुड लेवल ऑफ फ्लुएंसी आ चुका है। तो ये चीज़ जो थी ना उनके चाइल्ड के लिए एक नॉर्मल थी, क्योंकि दूसरे जो चाइल्ड है फ्लुएंट स्पीच करते हैं, लेकिन इनको पता था कि ऐसा हो सकता है बिकॉज इसके हस्बैंड को भी था। ये जो इनकी जो फैमिली है बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली थी, कोई इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी, ना कोई लड़ाई झगड़े हैं ना कुछ है। और मतलब एक फादर जो है उसके एक अफेक्शनेट फादर हैं, और जो मदर है वो लविंग है। मतलब जैने खुद भी जो है अगर उसको देखा जाए तो जैने जो है एक नॉर्मल हैप्पी वेल एडजस्टेड चाइल्ड है। उसकी जो डेवलपमेंट है और उसकी स्पीच डेवलपमेंट भी है वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब उसकी जो स्पीच थी वो एक लार्ज वोकेबलरी थी। 3 ईयर्स में ही उसके पास एक बहुत लार्ज क्वांटिटी वोकेबलरी की, बिकॉज 3 ईयर्स में बहुत कम वोकेबलरी के पार्ट होते हैं बच्चों के पास, लेकिन इसके पास लार्ज क्वांटिटी थी वोकेबलरी की 3 ईयर्स में। लेकिन फिर जब 3 ईयर्स की हुई तो उसने स्टटरिंग करना स्टार्ट कर दी। और इससे जो है वो थोड़ा बहुत इनसिक्योर भी फील करती थी। उसका फिर जो बेबी ब्रदर हुआ वो भी उससे भी इनसिक्योर फील करती थी। उसके लिए ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। लेकिन जिसका फादर और मदर हैं दोनों ने, मतलब उसकी मदर कहती हैं कि मुझे और डिक को इस चीज़ के बारे में इतना एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जाने थी वो वेल प्रिपेयर्ड थी कि इसका भाई आने वाला है। तो लेकिन फिर भी जो है ये दोनों इसको मतलब इसके जाने के पेरेंट्स जो है उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देते थे। और वैसे भी जो है फर्स्ट चाइल्ड जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जब इसने स्टटर किया तो डिस्ट्रेस की वजह से हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ग्रेजुअली जो है वो स्टार्ट में मतलब 1-2 दफ़ा हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो फ्रिक्वेंटली होना शुरू हो गया। उसको मुश्किल फेस आती थी, फोर्सफुली जो है वो कोई ना कोई वर्ड बोला करती थी। फिर जाने की मदर कहती हैं कि मैं और दोनों जो है हम लोगों ने रिएक्ट किया इमोशनली इन द स्टार्ट, जब स्टार्ट हुआ और हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि क्या हमारा चाइल्ड भी ऐसा कर रहा है। तो इसके लिए फिर उसने क्या किया कि जो उसके हस्बैंड है वो भी बहुत रोया करते थे इसके लिए, मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने इस चीज़ को ऐसा फील किया, कोशिश की ताकि हम लोग जो है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर हमने क्या किया कि बहुत सारे जो लिस्ट बनाई करेक्ट सिचुएशन की, और फिर उसके बाद देखा कि कौन सी चीज़ें हमने नहीं करनी, कौन सी करनी है, कब एक्स्ट्रा टाइम देना है, कैसे ग्रो अप करवाना है उसको, और कौन कौन सी जगह पे उसके साथ हम हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरह करके उन्होंने कहा कि और स्पीच थेरेपिस्ट के पास उसको अर्ली एज में ही ले गए ताकि उसको जल्द ही वो ठीक हो सके। तो ये थी इसकी केस स्टडी। आप लोगों को पता होगा, आपको इससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे जो है एक ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, जिसके थ्रू जो पेरेंट्स जो है अगर स्टार्ट में ही अगर इसको ठीक कर लें तो आगे जाके ग्रो अप जो करता है तो उसके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।